चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल्स मोशन को कल आपको हम कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, उम्मीद है कि बन भी गया होगा। लेकिन क्लासिकल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, पहला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्लासिकल क्वेश्चन के रूप में आप उसको सेट कर लिए थे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का आगे बढ़ते हुए अब कुछ जो कंप्यूटेशन से सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक में उसी क्रम में आपको एक टॉपिक आपको कल दिखाए थे, मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो क्वेश्चन तो उसको हम नहीं भेजते, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कोई अलग कंसेप्ट हम मेरा नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसेस पर हम बढ़ा रहे हैं, केवल और केवल मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। और एक दो क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं, एक पार्टिकल है जिसको 20√2 के स्पीड से फेंका गया है 15 डिग्री के एंगल पर, इंक्लाइंड प्लेन 3rd डिग्री। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज, ये वाला रेंज निकालना है ए बी, एंड द टाइम। बताइए कि पार्टिकल कहां पर जाकर स्ट्राइक करेगा और ये वाला समय कितना लगेगा, ये समय आपको कितना लगेगा। ठीक है, आपका इसका दो चीज मांग रहा है। तो जैसे कल आपको हम बताए थे, ठीक है, आप टोटल सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यूज कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है x और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया y। ये आपका x और y, और अपना जो कंसेप्ट है वो u का मान कितना हो गया, u हो गया दिस इज 20√2। थीटा का मान कितना होगा, हॉरिजॉन्टल से, हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापना। ये 30 और 15 मिलाकर 45 डिग्री, या प्लस 45 डिग्री 20√2। ये वाला ठीक है, x की जगह पर x, y की जगह पर y। ना फॉर्मूला क्या था, y बराबर x tan थीटा, ठीक है, x tan थीटा प्लस हाफ। ठीक है, g का वैल्यू तो g क्या होता है माइनस, सो हाफ इंटू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ये सामने बाय यू स्क्वायर का मान क्या हो गया 20√2 का स्क्वायर। अच्छा एक बार बढ़ा लेते हैं, ठीक, बस यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। लीजिए ये आपका फॉर्मूला, तब पूरा पूरा ले लेते हैं ये फॉर्मूला। लीजिए आप वैल्यू डालो, जो जो वैल्यू आपका अवेलेबल था। सो यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर x, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मतलब x, ये हो गया हाफ, ए वाई का वैल्यू -10, ये आपका एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का मान 20√2 का स्क्वायर 400 और 2 800 में जी 800 सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 का मान हो गया √2 का स्क्वायर 2। तो ये आपका रिजल्ट। सो क्या है, y बराबर दिस इज x, कटेगा ना, ये 2 कट गया, ये आपका 80 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा मैथमेटिक्स का यूज कर लीजिए इस फिगर से, फ्रॉम फिगर एक्स और वाई में रेशा निकालो। यहाँ पर क्या आ गया, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, दिस इज y बाई एक्स। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया दिस इज y बाई एक्स। tan 30 का मान क्या हो गया, दिस इज 1/√3 और ये हो गया y बाई एक्स, यानी x बराबर √3y। लो अब फ्रॉम फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व कर लेना, तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। कर लेगा ना, x की जगह पर कितना है √3y, x की जगह पर √3y, लो बढ़ाई देते हैं। सो y बराबर क्या हो गया √3y, और ये हो गया 3y स्क्वायर और डिवाइड बाई 80। ठीक, बस y का टर्म्स एक तरफ ला, 3y स्क्वायर बाई 80 बराबर ये हो गया √3 माइनस 1 इंटू y का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए आराम से कैंसिल आउट। ठीक, बस इसका वैल्यू तुम्हारे पास कैंसिल आउट। सो y का मान क्या आ गया, दिस इज 80 √3 माइनस 1/3। ठीक है, x का मान ये अवेलेबल ना। इसी प्रकार से x का मान आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस निकाल दीजिए, देखो डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस यूज करते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आपका 0 0 है, तो ये आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ना, ए बी बराबर √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या था √3y, यहाँ पर बढ़ा लोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा 2y, और y का मान आपका अवेलेबल है, जिसको बढ़ाते हुए आंसर निकाल लीजिएगा। चलो हो जाएगा बात यहाँ तक। अगर आपसे टाइम पूछ दे, टाइम, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन एक को डिस्कस कर लो। ठीक है ना, x बराबर हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करते हैं, x बराबर ux 20√2 cos 45 इंटू t प्लस 0। तो क्या अभी आपको मेरा जरूरत पड़ेगा, x का वैल्यू अवेलेबल, ये cos 45 यानी कि 20 और t, क्या आप इसे t नहीं निकाल सकते, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट से हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, देखो हम जानते हैं इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, लेकिन तब भी आप इसका यूज करो। समय थोड़ा सा फीलिंग आना चाहिए कि हो क्या रहा, नहीं तो मशीन जैसा एक फॉर्मूला बेस्ट लगेगा। जबकि ये आपका मैथमेटिकल्स का समझ है, नॉलेज है, ट्रिगोमेट्री का tan थीटा sin थीटा को हम लोग संभाल सकते हैं, तो अच्छा लगेगा।
देखो एक इंक्लाइन प्लेन तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यू इसको वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है और आपसे कहा कि बताइए इसका रेंज क्या होगा। तो बोलो आपसे बनेगा तरीका बिल्कुल वही, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, ठीक है बस, ये थीटा तो ये क्या बच गया 90 माइनस थीटा। ठीक है बस, अब बताओ ये पॉइंट्स आपका ओरिजिन यहां पर नीचे लाए हैं, ये x और ये हो गया माइनस वाई, तो बताओ यूज कर सकते हैं माइनस वाई बराबर x टेन थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा, लेकिन निगेटिव्स, निगेटिव समझ में आएगा, नहीं निगेटिव नहीं सॉरी, ऊपर ही दिशा में चल रहा है ना, ये 90 प्लस थीटा और ये वाला क्या हो गया हाफ z का वैल्यू माइनस 10 हाफ z, ठीक है, हाफ z एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और ये हो गया सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। थीटा का टर्म आंसर रहेगा और क्या है, जैसे माइनस वाई बराबर ये 10 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया कॉट थीटा, एक्स कॉट थीटा, ठीक है, ये हो गया हाफ, ठीक है, जी रन देते हैं, एक्सप्रेशन में सब आ रहा है, जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक इक्वेशन यहां से तैयार हो गया और दूसरा दिमाग यहां से लगाओ, ठीक है बस, ये आपका एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया थीटा, ठीक है, नॉट टेन थीटा बराबर, ठीक है बस टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा में तुम्हारे पास अब इसमें y माइनस नहीं हो सकता, सो दिस इज y बाई एक्स, ठीक है, लो ये दो इक्वेशन का हेल्प लो जिससे आराम से आपका x और y का मान निकाला जा सकता है। ठीक बस x और y का मान आसानी से आपसे डिस्कस हो जाएगा। बोलो यहाँ तो ठीक है, अगर तुम्हें पूरा वेक्टर लेगा तो टेन थीटा बराबर माइनस ले लेना, अच्छा ले लो, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, जैसे माइनस वाई बाई एक्स, और ये कंसेप्ट से आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब हम लोग के पास जो और आज का अगला कंसेप्ट के रूप में, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन दिखा है, अब अगला जो कंसेप्ट तुम्हारे पास है वो आपका, ठीक है, यह जो अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती, पर इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कोलिजन प्रोजेक्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, आइए टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, कोलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल के बीच का कोलिजन, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अगर कोई दो स्थान से सेम, जरूरी नहीं कि सेम हाइट है, अलग अलग हाइट पे भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई इधर फेंका जाए कोई इधर फेंका जाए तो ये ऐसा चलेगा ये ऐसा चलेगा, तो पूछेगा बताइए क्या वो कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, किस कंडीशन में कोलाइड करेगा, ठीक है, जिस समय टाइम कोलाइड करेगा उसका टाइमिंग क्या होगा, किस पोजीशन पर कोलाइड करेगा, पता आपसे पूछा कोलाइड होगा कि नहीं होगा, बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इस तरह का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट के मदद से भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्कस करें। रिलेटिव वेलोसिटी नाम सुना है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जानता है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट व्हेन सेकंड मैंने वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी इन रेस्ट, है सापेक्षिक गति। अगर एक का वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट साथ साथ में चल रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का वेलोसिटी माइनस सेकंड का वेलोसिटी। ठीक, बस मतलब एक ही फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, लेकिन वेक्टर भाषा में, ध्यान रखना वेक्टर भाषा, डायरेक्ट नहीं कर सकता, वेक्टर भाषा कंपलसरी। अड़ी बस, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। हाँ, अगर टू डायमेंशन हो तो हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग कर लेना, लेकिन काम तो नहीं होगा, कंपोनेंट के रूप में तोड़ के बना सकते हैं। तो हम लोग को टॉपिक डिस्कस करने के लिए पहले थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म्स को देखना होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट का हाइट h1 और एक ऑब्जेक्ट का हाइट h2, ठीक है, बस एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी u1 और एंगल कितना फेंके θ1, इसके साथ ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, ये u2 ये u1 और ये θ2, ठीक है, बस तो आप सबसे पहले ये देखो कि देखो टू डायमेंशन मोशन कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, बस उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
तो मतलब यहाँ पर दो क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ वन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ये वेलोसिटी क्या होगा, तो दिस इज v1 माइनस v2, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, v2 वेक्टर भाषा में लिखो वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, कंपोनेंट तोड़ लो, तो दिस इज u1 cos थीटा 1 i, कंपोनेंट के रूप में लिखना जरूरी है, वेक्टर भाषा 2 डायमेंशन है, तो कंपोनेंट के रूप में लिख लीजिए sin थीटा 1 और ये j, ठीक, बस इसका दो कंपोनेंट, इधर अरे इधर तोड़ दिए, इसका दो कंपोनेंट, तो इधर बाएं तरफ जा रहा है, माइनस हो गया u2 cos थीटा 2 i और ये हो गया u2 sin थीटा 2 j, ठीक, बस। और अब आप इसको घटा लोगे तो u1 cos थीटा 1 माइनस माइनस प्लस u2 cos थीटा 2 i, ठीक, बस ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, sin थीटा 1 और u2 sin थीटा 2 j, तो देख लीजिए ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्ट, ठीक, बस ये दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए, अड़ी के बाद तो पहला पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, दिस इज जी जे माइनस जी जे, और दूसरे में भी क्या आ गया माइनस जी, दोनों तो नीचे ही क्यों मूव कर रहा है, एक ही तरह का एक्सप्रेशन है डाउनवर्ड, सो वैल्यू गया जीरो। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक या 12th वाला में पढ़ाएंगे तो उसमें जरूरी नहीं कि जीरो, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रोजेक्टाइल में, ऑर्डिनरी प्रोजेक्टाइल में ये जीरो, मतलब कोई भी तरह का रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, दोनों में कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गया। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी की जैसा ट्रीट कर देता है। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन का मान जीरो, सो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, सो कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी v12 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट किस चीज में, इन मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन में भी, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग से फेंका जाए, यहां से फेंका जाए, यहां से फेंका जाए, अगर हम ये अपने आप को स्थिर मान ले तो इसको दिखेगा क्या कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसको ये दिखेगा कि ये केवल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, कर्व ऐसा नहीं महसूस कर रहा है, ओरिजिनल नहीं बोल रहा है, ये अपियर होगा, इसको ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसको महसूस होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ महसूस होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, कि रिलेटिव उसका वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, और इसी बात का फायदा हम लोग मिल जाता है। अब आप कंडीशन निकालते हैं कि क्या कंडीशन होगा कि टू पार्टिकल विल कोलाइड्स, कंडीशन दैट, ठीक है, टू कोलिजन्स, टू पार्टिकल, टू प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड्स, प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड्स, कोलाइड्स इन एयर, अगर दो पार्टिकल एयर में टकराए, इसका क्या कंडीशन हो सकता है, तो इसका दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, ठीक बात, तुम इसको खुद से समझो, देखो ध्यान से, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, बस ये आपका अलग वेलोसिटी चला, ये आपको अलग वेलोसिटी चला, अभी आपको मान लो ये अपने आप को स्थिर मान लो, ये अपने आप को स्थिर मान लो, पर अज्यूम कर रहा है मोमेंट अपने आप को एकदम स्थिर माने, तो ये इसको ले रहा था कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, अगर मान लो इसका वेलोसिटी रिलेटिव, एक्चुअल नहीं बोल रहा है, रिलेटिव, इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इस दिशा में हो, तो ये तो अपनी जगह पर रह जाएगा, ये तो मुड़ना थोड़े है, सीधे निकल जाएगा सीधा, तो क्या टक्कर होगा, कोई चांस नहीं, टक्कर होने का चांस नहीं। अगर इसको महसूस होगा कि ये महसूस कर रहा है, ओरिजिनल नहीं, ये सीधा जा रहा, तो क्या जाएगा, पार्टिकल जाके यहाँ आ जाएगा, ये उस नीचे से निकल जाएगा, टक्कर नहीं हुआ, ऐसा हुआ तब भी टक्कर नहीं हुआ, तो टक्कर होने का शर्त क्या है, ये इसको महसूस है कि ये कैसा आ रहा है, सीधा उसी की तरफ आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, डायरेक्ट उसको हिट कर दे रहा है, माना रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए से बी की ओर, तो यही इसका पहला शर्त है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, दो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को हिट कर सके, इसके लिए जरूरी है कि पहला का रिलेटिव वेलोसिटी, ये पहला का रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ए बी की ओर होना चाहिए, ए बी की ओर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी,
ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, v12 का बात कर रहे हैं, इज एलोंग, ठीक है। v12 का हम बात कर रहे हैं कि इज एलोंग किधर होना चाहिए, इज एलोंग a to b, मतलब 1 to b, ए हम 1 को कर रहे हैं, इतना ए से बी की ओर होना चाहिए। क्या यहाँ तो ठीक है, डायरेक्शन समझता है। अगर कोई टू डायमेंशनल मोशन है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे tan इनवर्स वी वाई बाई वी वाई मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का y कंपोनेंट और रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये ना डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है। सो tan इनवर्स, ठीक है। तुम्हारे पास अभी पीछे जो डिस्कशन हम लोग किए उसके मुताबिक क्या आएगा, दिस इज u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, और बड़ा में क्या आया u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, और ये जो वैल्यू इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अलोंग AB। बस इतना ही इसका शर्त है कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, AB के अलोंग, AB की अलोंग। जैसे मान लो अगर दोनों सेम हाइट पर था ऐसा, ठीक बात, तो डायरेक्शन किधर होगा, AB के अलोंग। बात अब रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने के लिए ये ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। बस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल यहाँ पर था, एक पार्टिकल यहाँ पर है, और ऐसा फेंके तो तुम्हारे पास कोलिजन होने का शर्त क्या होना चाहिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो वर्टिकल की दिशा में, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। 90 के लिए नीचे वाला फैक्टर शुड बी 0 होना चाहिए, ठीक। बस अगर मान लो, देखो इसी का मतलब हम स्पेशल केस का बात कर रहे हैं, स्पेशल केस ध्यान से रखें। अगर तुम्हारे पास दोनों सेम हाइट से फेंका गया है, या दोनों जमीन पर से खड़ा होकर फेंका गया, एक ऐसा, ठीक। बस दोनों सेम हाइट से फेंका गया है, ये इस प्रकार का दिखा रहे हैं, तो तुम्हारे पास टक्कर होने के लिए क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन मतलब tan इनवर्स समथिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसके लिए क्या आ जाएगा, u1 sin थीटा 1 बराबर u2 sin थीटा 2, यह आपका पहला। अगर तुम्हारे पास ऊपर नीचे हो पार्टिकल्स, ठीक है, एक ऐसा फेंका गया, एक ऐसा फेंका गया, ये जाके टक्कर मारने का बात हो रहा है, ठीक। बस तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शन इज 90 डिग्री, tan इनवर्स समथिंग that should be equal to 90 डिग्री। सो नीचे वाला क्वांटिटी शुड बी 0, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 बराबर 0। मेरे हिसाब से ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये वाला याद रखो, ये बेहतर है, हम लोग आसानी से डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे पास ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये रहा, ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास कुछ ऊपर नीचे डायरेक्शन रहा ए और बी, ठीक है, मान लो ये वाला एंगल अल्फा रहा होगा, ठीक है, तो आप निकाल लो कि डायरेक्शन बराबर क्या होना चाहिए। इस केस में डायरेक्शन का वैल्यू, डायरेक्शन बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा, ठीक। बस अल्फा मतलब ये जो डाटा है वो अल्फा का वैल्यू निकाल लो, डायरेक्शन यानी कि tan इनवर्स समथिंग दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आप ज्योमेट्री से निकाल लेना, बात बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बात ना, तो ये आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, पर दिमाग में सेट करो, समझने लायक चीज है, समझो इसको, अरे बस। आप देखो इसका एक और कंडीशन है, एक कंडीशन तो आप देख लीजिए कि डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए बी, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 कि ठीक है, अच्छा इसी में पहले में अगर हम चाहें कि पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो गया ए बी और डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 2, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब आपका ये u12 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और u12 का वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, का स्क्वायर लीजिए आप, इससे आप टाइम का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब कंडीशन नंबर 2 कि दो पार्टिकल हवा में कोलाइड कर सके, इसके लिए दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसको भी ध्यान दो, जनरल स्टूडेंट इसको ओवरलुक कर रहा है, आप इसको ध्यान दो, अगर सेक्शन 2 पढ़ो तो आपको हर छोटे बात पर ध्यान रखना होगा। पहला कि ये जो आपका टाइम आया, अभी जो आप पीछे टाइम निकाले, जो पीछे आपका टाइम निकला, टाइम क्या सिंबल दे दे इसको, ठीक है, जो टाइम कोलिजन कर, कोलिजन, ये जो टाइम ऑफ कोलिजन निकला, अब ठीक है,
टाइम ऑफ कोलिजन मस्ट बी लेस देन, लेस होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन द टाइम, ठीक है, व्हेन आइदर ऑफ द पार्टिकल कोलाइड्स विद ग्राउंड, आइदर ऑफ द पार्टिकल, ये वाला कंसेप्ट को भी ध्यान रखो, पार्टिकल कोलाइड विद ग्राउंड, मतलब समझा क्या बोले? जैसे मान लो अगर तुम दो पार्टिकल्स ऐसा ऐसा सेम हाइट पर है, ठीक, बस रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारे पास कैलकुलेशन में आया, मान लो दोनों का ऐसा आया, ऐसा, मान लो दोनों का वेलोसिटी तुम्हारे पास कंपोनेंट तोड़ो, दोनों का कंपोनेंट हम तोड़ लिए, मान लो तोड़ लिए, इसका आया 10, इसका आया 20, एज्यूम कर लो, इसका 10 और इसका आया 30, ठीक है, -30 निकालोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्शन क्या निकलेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब हिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर दूरी मान लो ये 200 मीटर हो जाए, तब क्या होगा? क्या हिट होगा? क्या जरूरी क्यों हिट हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या होगा? ये पार्टिकल यहीं से गिर जाएगा, ये पार्टिकल यहीं पे गिरेगा, तो हिट हो भी नहीं किया, पार्टिकल हवा में टकराया है नहीं। तो ये भी एकदम नेसेसरी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताए पार्टिकल हिट होगा या नहीं, तो आपको दो कंडीशन चेक करना होगा। पहला शर्त में आपका नाम नेसेसरी था, ठीक है, बस पहला में आपका यह नेसेसरी था कि जो डायरेक्शन होना चाहिए वो अलोंग ए बी होना चाहिए, और दूसरा कि ये जो कोलिजन का टाइम निकालोगे आप इस फॉर्मूला से, ये जो टाइम जो होगा वो इसको जमीन से टकराने वाले समय से कम होना चाहिए। जमीन से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे कह सकते हैं, दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों, एक तो नहीं, दोनों का जो वैल्यू है वो इस, ठीक है, मैंने ये जो मान निकला कोलिजन का जो टाइम है वो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट से कम होना चाहिए। दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट से अगर नहीं हुआ तो पार्टिकल पहले ही जमीन में टकरा गया, अब वो आपस में कोलाइड हुआ ही नहीं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। देखो पूरा बात समझ में आ गया? तो फिर से समझो, हम पूरा समरी क्या बताएं कि दो पार्टिकल का कोलाइड होने का कंडीशन क्या है कि दो पार्टिकल तभी कोलाइड कर सकता है जब वो दो कंडीशन को फॉलो करे। पहला क्या है कि जो उसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पहला पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाता रहना चाहिए, मतलब डायरेक्शन इज अलोंग ए बी। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल का जो टाइम ऑफ कोलिजन आप कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से, वो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट से कम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पार्टिकल पहले गिर जाएगा, टकराएगा नहीं। हाँ, कभी किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल टकरा रहा है, ऑलरेडी दे चुका, तब आपको सेकंड कंडीशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट से काम चल जाएगा। अगर पार्टिकल दिया हुआ है कि ऑलरेडी टकरा रहा है तो आप केवल फर्स्ट कंडीशन से बना लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पूरा सब इसको दिमाग में बैठाओ, महसूस करो सिचुएशंस, ठीक, बस तब क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करो कि देन फील करो उसको दिमाग में लाओ, पूरी तरह से इंप्लीमेंट करो, तब काम हो सकता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोला कि टू प्रोजेक्टाइल आर फायर, देखो फिगर दिखा रहा है ऐसा, पार्टिकल ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द मिनिमम डिस्टेंस, ये देखो क्या बोल रहा है, अपवर्ड, टू पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड करा अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10-20 मीटर पर सेकेंड। देखो एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया है, किस स्पीड के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सीधा पार्टिकल है ऊपर, और यानी कि θ1 का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरे को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। यह है आपका 20√2 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। बताया कि दोनों के बीच का समय क्या होना चाहिए अगर दोनों पार्टिकल will collide after 2 seconds. What is the distance? नहीं सॉरी, डिस्टेंस कोलाइड नहीं बोल रहा, ये करा तो पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, दोनों पार्टिकल के बीच का दूरी निकाल दीजिए, ठीक, बस तो रिलेटिव वेलोसिटी चल जाते हैं। देखो रिलेटिव दोनों के बीच का डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या आता है? u1 cos θ1, देख लो बढ़िया से, ठीक है, बस u1 cos θ1 ये आपका फर्स्ट का i प्लस u1 sin θ2 ये हो गया आपका फर्स्ट का वेलोसिटी,
ठीक है, तो पहला का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा u1 cos थीटा 1 इंटू टी आई, दूरी बराबर 4 गुना समय का फायदा ले रहे हैं, साइन थीटा 2 और ये हो गया टी इंटू जीरो। ठीक, बस इसी प्रकार से d2 का बात करोगे तो क्या हो जाएगा, u2 माइनस u2 था, दिस इज cos थीटा 2 आई, ठीक है, टी, ये हो गया आई, और ये हो गया आपका u2 साइन थीटा 2 और ये हो गया टी और जे। अब अगर तुम इन दोनों का बीच का, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब दोनों का फाइनल पोजीशन टी समय के बाद इसका पोजीशन, तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो, दोनों के बीच का गैप बात करते हैं, ठीक है, सेपरेशन बात किया जाए तो सेपरेशन के लिए फिर से वही घटा दिया जाए, मैंने x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फायदा लेंगे तो u1 cos थीटा 1 प्लस u2, हम तुमको थ्योरी बताने लगे इसमें, दिस इज t, ठीक है, अब प्लस ये वाले तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज u2 साइन थीटा 2 थीटा 1, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 और ये हो गया टी स्क्वायर, और आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, अगर टी बाहर निकाल लेते हो तो टी आपका यह मैंने रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, सब चीज दिया हुआ है, u1 u2 भी, थीटा 1 थीटा 2 सब चीज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हल बढ़ा लीजिए आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, निकाल है ना, ठीक है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो इसको बनाओ तो देखो तो ये समझ में आएगा, देखो क्या बोल रहा है, दो ऑब्स पार्टिकल फेंका गया, एक को 60 मीटर पर सेकंड के रेट से फेंका गया, 60 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री के एंगल पर, और एक दूसरे पार्टिकल को अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया 50 मीटर पर सेकंड से, देखो दोनों सेम हाइट पर आ गया है, ठीक है, बस कह रहा है कि द पार्टिकल कोलाइड्स इन एयर, अब लिख दिया, पूछ नहीं रहा, दिया हुआ है कोलाइड्स इन एयर, तो पहला ही कंडीशन सफिशिएंट है, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, तो अल्फा का मान निकाले, बोलो आपसे बनेगा, कोलाइड्स इन एयर मतलब ए बी हॉरिजॉन्टल है, मतलब डायरेक्शन का वैल्यू tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला था, tan इनवर्स इज इक्वल टू 0, सो क्या आ गया, ऊपर में क्या था आप लोग का u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 बराबर 0, सो अब इसका फायदा लेते हुए क्या आपका एंगल निकल जाएगा, u1 का मान कितना है, u1 दिया हुआ है 60 sin थीटा 1 माइनस sin 30 डिग्री, और u2 का वैल्यू हो गया 50 sin थीटा 2 का मतलब sin अल्फा, तो क्या आप अल्फा नहीं निकल लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, टाइम एक टेकन, सेकंड पार्ट पूछा टाइम, मतलब टाइम का वैल्यू निकालेगा टाइम, तो टाइम के लिए आपको क्या दिखाए थे, टाइम के लिए आपके पास था कि बीच का सेपरेशन, ठीक, बस बीच का सेपरेशन क्या हो गया, इनिशियल स्पीड एट डिस्टेंस ऑफ इतना, बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है 100, और जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला था, तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या हो गया, जैसे u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, लीजिए अब इसको केवल बढ़ा लीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा, सबको दिया हुआ है ये निकाल लेना। तीसरा पार्ट पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ द कोलिजन फ्रॉम पॉइंट पी, बताइए कहाँ पर टकराएगा, जैसे ये टक गया और ये टकराया, तो यहाँ पर मान लो टकराया, तो ये वाला पोजीशन आपसे मांग रहा है, पोजीशन माने दूरी मांग रहा है, नहीं निकालेगा, टाइम आप निकाल ही चुके हैं, तो टाइम मालूम है इसका, हॉरिजॉन्टल निकालो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या था 60 cos 30 डिग्री, 60 cos 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 sin 30 डिग्री, तो टाइम आपको मालूम है, तो क्या आप ये वाला दूरी नहीं निकाल सकते, ठीक है, कैसे निकालेगा, इतना भी नहीं निकाल सकता, टाइम जबकि मालूम हो चुका है, वेलोसिटी मालूम है, तो आप इसका ये निकाल लो, ये आपका कितना हो जाएगा देख लो, सो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला सब है और ये वाला टाइम से उठाओ कितना आ जाएगा, ये आ गया 60 cos 30 डिग्री इनटू टाइम, जो टाइम निकलेगा निकालना, ठीक है, बस ये आपका हॉरिजॉन्टल्स, और वर्टिकल वाला कितना आया, ये वर्टिकल्स प्रोजेक्टल चला ना 60 sin 30 टी माइनस हाफ जी टी, अब रिलेटिव नहीं है सिंपल है, सो sin 30 हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो आप इस डाटा से निकाल लेना, तो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकल जाएगा, बनना चाहिए,
तो क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है, आराम से पता चल जाए तो बन जाएगा। ठीक है, लो ये क्वेश्चन बनाओ तो अभी, ठीक है अभी बनाइए, बैठे नहीं रहेगा एकदम, बनाइए अभी। ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये आपका 10√2 है, और ये आपका 45 डिग्री का एंगल है, और ये कहा गया सीधा प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, so if the particle collides in air, ये तो बच्चा लेवल क्वेश्चन है, ऐसा आया ऐसा आया, कह रहा पार्टिकल टकराया तो फाइंड डी, तो ये डी का मान निकाल लीजिए, बना लो। आपने बनाया तो कौन सी बनेगा इसमें, if the particle collides in air फाइंड डी। हम बना, वेट करें आपका 2 मिनट, हम जरूर बनाइए। अरे कंडीशन एक ही बना कि ये वाला बीच में टक्कर कब होगा, जब डायरेक्शन इस दिशा में होगा। तो निकालो डायरेक्शन का फॉर्मूला, वही tan इनवर्स समथिंग दैट विल बी इक्वल टू ए बी के अलोंग होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, निकाल लो इसको जोड़ के। ये आपका 10 है, ये 20 है, यानी ये कितना बचा 10, और ये कितना हो गया बी, ये हो गया आपका थीटा अल्फा, जो बोलो अल्फा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 10 बाई डी, तो दोनों तरफ से इनवर्स हटा लो, इधर कितना था u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2, और बड़ा में कितना आ गया, जैसे u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 बराबर 10 बाई डी। लो सब जो दिया हुआ है, u1 दिया हुआ है, u2 दिया हुआ है, ठीक है u1 u2 सब कुछ दिया हुआ है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड है ये भी, ठीक है u1 मालूम, u2 मालूम, थीटा 1 मालूम, थीटा 2 का मान कितना 0 डिग्री, और सब जो दिया हुआ है, तो क्या आप डी नहीं निकाल लीजिएगा, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। लो 2-3 क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, इसको बनाते चल जाना। तो ये बनाओ तो हम छोटा क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम आराम से बनाइए। देखो एक पार्टिकल्स है, यहाँ पर से फेंका गया के वी नॉट के साथ, ठीक है एट एन एंगल थीटा 1, देखो ये ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है थीटा 1, यहाँ पर से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ये आपका थीटा 2 एंगल से, और वेलोसिटी कितना है वी नॉट, ठीक है। तब 2 बॉल्स आर कोलाइड्स, दोनों बॉल जो है वो यहाँ से चला प्रोजेक्टाइल करते जाएगा, यहाँ टकरा गया, ठीक है कोलाइड्स कर रहा है, 2 पार्टिकल कोलाइड्स, तो के का वैल्यू हम लोग को प्रूफ करना है, बताओ बनेगा। तरीका अभी भी वही है, रिलेटिव वेलोसिटी का बात करेंगे, डायरेक्शन किधर होना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड, मतलब tan इनवर्स समथिंग बराबर कितना 90 डिग्री, एक ही तो कंसेप्ट है तेरे पास, tan इनवर्स उधर लेगा, मतलब tan इनवर्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या होना चाहिए, नीचे वाला 0, नीचे वाला याद है ना, नीचे वाला कितना था, जैसे u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, निकालो u1 cos थीटा 1 का मान, ठीक है u1 का वैल्यू कितना हो गया के वी नॉट, ठीक है बस, और cos थीटा 1 तो ठीक है, u2 cos, ठीक बस u2, अब ये वाला तेरे पास क्या आ रहा है, u2 का वैल्यू तेरे पास क्या हो गया वी नॉट, ठीक है बस ये हो गया वी नॉट, और डायरेक्शन तुम्हारे पास कितना हो गया, ठीक है डायरेक्शन तुम्हारे पास हो गया tan इनवर्स 90 आ रहा है ना, 90 के लिए ये हो गया 0, सो देखो क्या वी नॉट cos थीटा 1, और ये हो गया दिस इज वी नॉट cos, ठीक है u2 का वैल्यू इतना हो गया, दिस इज cos थीटा 2, इसमें तुम्हारे पास क्या है डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड है, अच्छा थोड़ा सा गलती हो, जब तुम tan इनवर्स लोगे तो इसमें u1 और v1 का मान, u1 का वैल्यू दोनों आपको प्लस, अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूला चूंकि डायरेक्शन सेम रह गया है, जैसे अभी तक जितना भी क्वेश्चन था उसमें एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, इसलिए बीच में प्लस आता था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जब पहला माइनस दूसरा करेगा तो नीचे में माइनस आएगा, सो ये आपका के वी नॉट और कॉस्ट है, तो जबरदस्ती नहीं मिला है, फ्रेंड्स देख लो अभी जब तुम उठाया होगा उसमें कंपोनेंट, तो उसमें क्या आया था, इधर तेरे पास आया था u cos थीटा, देखो जाके पीछे टॉपिक देखो उसमें क्या लिखा है u cos थीटा i, और u1 साइन थीटा i थीटा 1, जब इसका लिखा है तो माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि लेफ्ट की ओर जा रहा था, थीटा 2 i और u2 साइन थीटा 2 z, अड़ी बात इस तरह का कंपोनेंट तोड़े,
ठीक बस यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन पलट गया है, चूंकि सेम दिशा में चल गया होगा, तो ये वाला वैल्यू प्लस और ये वाला वैल्यू माइनस आ गया है। ठीक है बात, ये वाला वैल्यू प्लस और ये वाला माइनस। अब जब इसको माइनस करेंगे तो फॉर्मूला में नीचे प्लस वाला डाटा आया। देखो ये u1 cos थीटा 1 मतलब कुछ ऐसा आया होगा, tan इनवर्स इतना माइनस इतना। ठीक बस, तो क्या आ जाएगा u1 sin थीटा 2 u2 sin, इस बार प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आया और नीचे जो तुम्हारे पास प्लस होता था वो वाला माइनस, क्योंकि सेम दिशा में करेगा। अब उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ के बना लेना। ना इतना बराबर जीरो, तो नीचे वाला को जीरो किए, इतना v नॉट कैंसिल, सो आपका रिजल्ट आसानी से प्रूव। ठीक बस, तो ये आपका क्वेश्चन से निकाल लेना। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन इसी तरह से मिसलेनियस दिया हुआ है उसको भी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए चाहते हैं कि एक साथ कोई डिस्कस हो जाए, बड़ा भी क्लास हो रहा है तब भी आप उसको देख लो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये है कि दो हार्ट से फेंका गया, एक 2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक बस, और ये आपका फेंका गया है आपका 14 मीटर पर सेकेंड से, और ये हो गया आपका 45 डिग्री के एंगल पर। तो क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ देयर मोशन। जब वो पार्टिकल हवा में है तो उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, सपोज मान लिया जाए कि पार्टिकल विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस कब, पार्टिकल विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस व्हेन, मतलब मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी के बाद मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है बात, टाइम टी के बाद पार्टिकल जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा। देखो ये आपका दिया हुआ है सब डिस्टेंस 20 है, ये 11 मीटर। ठीक है बात, तो हम टाइम टी के बाद डिस्टेंस निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी का बात करते हुए तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें कि डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, डिस्टेंस, ठीक है, या कहो सेपरेशन आफ्टर टाइम टी के बाद। तो देखो टी के बाद तुम खुद सोचो ना, रिलेटिव पहले था 22, टी समय के बाद दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो उतना रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री माइनस प्लस 14 cos 45 डिग्री इंटू 2 सेकेंड्स इंटू टी, सॉरी ये हो गया टी, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम दूरी। ठीक बस, और ये प्लस ये समय आया ना, बस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम दोनों एक दूसरे पर बढ़ा, इतना दूरी तय कर चुका माइनस और शुरुआत का, और प्लस वर्टिकल वाला में देख लो, वर्टिकल वाला में तुम्हारे पास भी क्या हो जाएगा, दोनों के 20 माइनस से 11 मतलब 9 माइनस कितना, अड़ेगा 9 माइनस आपका हो जाएगा दिस इज 2 cos 45 डिग्री माइनस 14 साइन 45 डिग्री इंटू टी और ये उसका होल स्क्वायर। ठीक बात, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस x मान लेते हैं, सो x बराबर cos 45 का मान हो गया 14 से 45 हो गया, यानी कि 16 cos 45 डिग्री 16 बटा रूट 2 22 माइनस 16 बटा रूट 2 टी का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस इसको घटा लो तो ये हो गया 12 माना 12 बटा रूट 2 टी। लो अब तो तुम भी खुद बना सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा हुआ है ना, dx बाई dt का यूज कर लेना तो क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम मिनिमम आपको पढ़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे बहुत पहले आया है, मतलब तुम्हारे जन्म से ही पहले, लेकिन तब भी देख लो। जैसे ये 20 मीटर है, ये आपका 30 मीटर है, ये आपका 10 मीटर से हॉरिजेंटली फेंका गया है, और ये आपका 10 से लेकिन 60 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है, बीच का सेपरेशन d है। अभी बस एक का मास दिया हुआ, इस बार मास को भी डाला है,
मास कितना है m और इसका मास कितना है 2m। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन तुम्हारे पास करे द पार्टिकल कोलाइड्स इन एयर एंड स्टिक टुगेदर, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टकराया और चिपक गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस d। तो पहला पार्ट तो सिंपल है, पहला पार्ट तो आपको मेरे हेल्प की जरूरत ही नहीं है। पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ऐसा गया, ये इस प्रकार का आया, टकराया। अभी हम लोग बात करें टकराया, टकराने के लिए क्या चाहिए कि डायरेक्शन का जो वैल्यू है वो tan इनवर्स दैट शुड बी डायरेक्शन अलोंग ए बी, डायरेक्शन ए अलोंग ए बी। अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना, ये 30 है 20 यानी 10/d 10/d। तो ये पहला पार्ट तो तुमसे आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं बताना हमको। सेकंड पार्ट में तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है, कोलिजन के बाद उसका चिपक गया, ठीक बात, तो कैसा मोशन होगा, बताइए कहां पर ग्राउंड को हिट करेगा। मतलब हमको वर्टिकल से ज्यादा मतलब नहीं है, हवा में पूछता है कि कहां पर है तो हवा भी निकालते, लेकिन पूछा कहां पर गिरेगा, मतलब एक से क्या मतलब है। तो तुम सोचो, ठीक है, इससे तुम तुरंत इसका टाइम भी निकाल लेना कि टाइम कितना लगा कोलिजन में, टाइम निकाल लेना ना, हम हिंट क्या कर रहे हैं बनाना, इतना हो गया, उसके आपका टाइम डिस्कस कर लेना। इसके बाद टाइम डिस्कस कर लेने के बाद आप क्या करना, ठीक है, सोचो यहां पर टक्कर हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत है। भले आप लोग अभी नहीं पढ़े लेकिन मोमेंटम तो जानते ही ना, तो कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक बस अलोंग एक्स एक्सिस का देखो तो क्या हो जाएगा, पहला मास m गुना ध्यान से देख लो, m गुना वेलोसिटी बिफोर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2 कोलिजन, इसका ऑप्शन नाम सुना होगा ना, m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 और m2v2। अगर 2 डायमेंशन है तो अलग अलग एक्सिस पर डिस्कस करेंगे, तो हम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो बता पहला क्या हो जाएगा, दिस इज 10 cos 0, मास कितना हो गया 2m। सेकंड है कितना हो जाएगा, सेकंड तुम्हारे पास लेफ्ट वर्ड है, ठीक है, लेफ्ट वर्ड है, सो कितना हो जाएगा -10 cos 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कि 10 cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। ठीक है, ये हो गया 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री, ये आपका वेलोसिटी है। और टकराने के बाद दोनों चिपक गया, लेट दिस वेलोसिटी इज v। सो देखो कितना है, ये आपका cos 0 का मान हो गया 1, ये हो गया 10m, इसको पहचानो 2m है, cos 60 का मान 1/2 यानी कि ये भी माइनस क्या हो गया 10m, ये हो गया 3m और ये हो गया v, सो ये 0, सो v का मान क्या हो गया 0। मतलब जब दोनों टकराया तो दोनों का नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल रहा होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल 0 होगी, मतलब अब पार्टिकल आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गया तो पार्टिकल वहीं पर से ड्रॉप, यानी आपको मेनली क्या निकालना था कि बताइए कि जो पार्टिकल जहां पर टकराया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बोलो निकाल पाएगा ना। तो सोचो केवल पहला पार्टिकल कंसीडर करते हैं, केवल फर्स्ट पार्टिकल को लेकर आते हैं, टाइम आपको पहले से मालूम हो चुका है, फर्स्ट पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपका 10 cos 0 है, टाइम मालूम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम, तो क्या हम फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो वो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थोड़ा मन लगा के देखिएगा, थोड़ा टॉपिक को सीरियसली लीजिएगा, अगर दिक्कत रहा तो हमको जरूर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग को कमांड करना है। कल हम प्रोजेक्टाइल का कुछ और पर वैरायटी क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे, देखिए अब हम लोग को प्रोजेक्ट पूरा तरह से ग्रिप में करना है। ठीक है, थैंक यू।